नमस्कार सभी सब लोगों को मेरे ओर से स्वागत है। आज कोकोनट थिएटर के माध्यम से चाय वाय रंगमंच इस पे मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को। और मैं जो भी है मेरा पूरा प्रैक्टिकल अनुभव है फोक थिएटर से, तो मैं सारी बात आप तक पहुँचाऊँगा। मैं राघव राज भट्ट, मैं एक लोक नृत्य लोक संगीत के परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिता जानपद कला ब्रह्मा डॉक्टर गोपाल राज भट्ट जी से मैं उनका दूसरा सुपुत्र हूँ और उनसे ही शुरुआत की फोक लोक नृत्य का मुझे पाठ मिला है। तो जैसे मैं एक 5 साल की उम्र से ही लोक नृत्य में बहुत मैं प्रभावित था और पिताजी के ग्रुप में फोक थिएटर उनका काफ़ी पिताजी का योगदान रहा है। हमारे पिताजी जो है स्वयं चित्रकार भी थे और खुद नर्तक और गायन वादन भी करते थे। और चित्रकार में उनका ग्रेजुएशन जब उर्दू मीडियम में पढ़े वो यहाँ पर हैदराबाद में लास्ट निज़ाम पीरियड में वो यहाँ उनकी ग्रेजुएशन हुई कॉलेज ऑफ आर्ट से। उसके बाद वो आर्ट का काम करते करते वो शुरू में से ही डांस का शौक़ था इतना कि वो ट्राइबल एरिया जाके खुद स्केच बना के वो लाना और ट्राइब्स को घर पे ला के रखना और उनके साथ प्रस्तुति प्रेजेंट करना, और करते करते उनका इतना बढ़ गया कि काफ़ी फोक थिएटर बढ़ गए। तो हम पैदा होने से पहले से काफ़ी 60 साल का उनका योगदान रहा है फोक थिएटर में। तो ट्राइब जितने भी है, जब बिफोर हैदराबाद दक्कन मैंने दक्कन टाइम में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश बना, तो सब में पूरा आंध्र प्रदेश का, उधर आंध्रा का भी, इधर तेलंगाना की भी आर्ट फॉर्म्स, रिचुअल डांसेस, कुछ फोक, इस ट्रेडिशंस के साथ मैं भी जुड़ा हुआ रहते हुए फोक काफ़ी अनुभव किया, गाया बजाया, उनके साथ रहा। और पिताजी के कहने से भाई फोक कब तक करोगे तुम, कुछ ही एक चीज़ को, कला को पकड़ लो। तो मैं आर्ट कॉलेज में भी था, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में, फिर उन्होंने कथक भी सीखा यहाँ पर। फिर मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली। मेरे गुरुजी कथक में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से मेरी शिक्षा हुई कथक केंद्र दिल्ली में। तो महाराज जी के पास रहा तो फिर सीखा, वहाँ डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन किया। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट में मैंने काम किया एज ए स्टाफ वहाँ पर। तो काफ़ी वहाँ का अनुभव, दिल्ली का, हमारे भावलपुर हाउस में ही एक तरफ NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, CCRT, सामने इंडियन लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी, तो एक पूरी मंडी हाउस, एक थिएटर का माहौल आप जानते हैं दिल्ली का उस वक्त। तो हमने यहाँ से घर से फोक और कथक, और उसके साथ साथ मेरी एक रुचि और पेंटिंग का भी है, स्केचेस बनाता हूँ, जो मैं मिनिमम लाइंस पे स्केचेस बनाता हूँ, तो उसका भी वन मैन शो करते रहता हूँ। उस तरह से मेरी कोरियोग्राफी, प्रेजेंटेशन, और काफ़ी देश विदेश भी यात्रा हुई है। और मेरी पत्नी वो खुद भी कथक डांसर है, मंगला, हम दोनों भी साथ काम करते। इधर मैं फोक थिएटर भी देखता हूँ और कथक का परफॉर्म करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी मातृभाषा फोक है, मेरा राष्ट्रीय भाषा कथक है, मेरा इंटरनेशनल लैंग्वेज मेरी स्केचिंग है। तो ये तीनों माध्यम से मैं अपनी कला को, और आर्टिस्टों का मैंने उनका सुख दुख में भी मैं ये करता हूँ कुछ फोक फेस्टिवल। तो पिताजी के नाम से हर साल मैं एक फोक एंड ट्राइबल फेस्टिवल करता हूँ हैदराबाद में। तो इस तरह से मैंने काम बहुत किया और थोड़ा बहुत दिल्ली में, फिर उसके बाद मैं सिंगापुर में भी काम किया, फिर मॉस्को ICCR से भी काम किया, इंडियन एम्बेसी के साथ। फिर तो ये रहा। तो आज का टॉपिक है हमारा लंबाडी डांस। लंबाडी ट्राइबल डांस है तेलंगाना का, और पुली वेशालू आंध्र प्रदेश का। तो कई ट्राइब्स है हमारे। पहले ये लंबाडी का हम लेते हैं। लंबाडी ट्राइबल डांस एक बंजारा भी कहते हैं इसे, बंजारा डांस।
ये इनकी इतिहास बताता है, ये राजस्थान से माइग्रेट हुए हैं, 850 साल पुराना है ये, जब माइग्रेशन वहाँ से हुआ है। ये अपनी जैसे वो सॉल्ट मेकिंग और अपनी उपाधि के लिए अपना खेती बाड़ी काम करते करते ये लोग इस तरफ दक्कनी पहुँच गए और ये ट्राइब्स यहाँ बस गए, और इतना बस गए कि इनकी ग्रोथ बहुत काफ़ी बंजारा से है। इनकी जैसे बस्ती का हालात कहते हैं, जैसे तांडा माने एक उनका एक माने बस्ती, वो लक्ष्मी तांडा, मयूर तांडा, नायक तांडा, ऐसे अलग अलग। ख़ास करके ये नलगोंडा, वरंगल, रंगारेड्डी ज़िला, हैदराबाद के आसपास, और इधर महबूब नगर, ज़हीराबाद, इस तरफ ये पूरे तेलंगाना एरिया में ये बसे हुए हैं। और ख़ास इनकी पूरी उनकी वेशभूषा पूरा जिस तरह से लंबाडी डांस में आप देखते हैं, पूरा ऑलमोस्ट रेड कलर और पूरे वाइट चूड़ियाँ रहते हैं, कंप्लीट राजस्थान के जैसा, और पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क इनका, और सिक्कों के हार और कड़ा गले में, और कान के झूमर, ये सारे चीज़, भोर वगैरह ये। और आदमी लोग ख़ास करके डप बजाते हैं, माने डप्पू। और उनकी भाषा मारवाड़ी राजस्थानी बोलते हैं अपने आप में, कुछ कल्टीवेट हुआ है उनके भाषा में, कुछ वो उर्दू के शब्द भी है और तेलुगु के शब्द भी है, लेकिन मारवाड़ी भाषा अभी भी उनके आपस में बात करते हैं वो। तो ये इनकी ख़ास ये है कि ये होली, दशहरा ऐसे टाइम पे निकलते हैं, और ये शादियों में जैसे बच्चे का नामकरण हुआ उसमें, या शादी ब्याह पे, ये ऐसे चीज़ों पे, खुशी के टाइम पे भी ये डांस करते हैं, जैसे भारतीय सारे नृत्य के ऐसे ही है परंपरा। तो ख़ास इनका एक स्टाइल है कि हैंड मूवमेंट्स का जो जर्क देते हुए ये करते हैं, और सारे औरतें खुद गाते हैं सर्कल में, और जैसे भी हुआ, और आदमी लोग सिर्फ डब बजाते हैं। तो इनका एक, और एम्ब्रॉयडरी, इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी उनका ख़ास ये है कि माँ जो है बिटिया के लिए पूरा, जब भी शादी होगा बिटिया का, जब दुल्हन बनेगी तो उसको एक लंबाड़ी माने ड्रेस पूरा सेट, चुन्नी, ब्लाउज़ और घाघरा और ये ऑर्नामेंट्स पूरा उसको एक भेंट देना है। तो धीरे धीरे जिस तरह से उनका एक टाइम पे तो काफ़ी देखने को मिलता था, आजकल का उपाधि के हिसाब से वो ड्रेस पहनना कम हो गया। अभी कुछ लोग ही परंपरा में नाचते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, क्योंकि दाल रोटी तो सभी को चाहिए। तो उस तरह से तो हम जब काम होता है तो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको इताला करते हैं कि भाई आना है, तो फिर एक जिस तरह से उनको समझाया जाता है। अक्सर ट्राइब्स के साथ काम करते वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ स्टेज पे नाचना और उन लोगों को उस तरह से उनको इतना समझ नहीं होता है, तो उनको 2-3 रिहर्सल तो करवाना पड़ता है। तो ये फिर कितना, कभी कभी 2-4 बार भी करवाए तो फिर पता लगता है कि फिर एक साइड स्टेज के एक तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा, क्योंकि ग्राउंड में किए हैं, लोग पूरे अतराफ रहते हैं, तो उनका घेरा गोलाई ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पूरे अतराफ है, पूरे जुड़े हुए हैं सब लोग। तो उस तरह से सारे ये ट्राइबल डांसेस फोक के उस तरह से है। तो इस तरह से लंबाड़ी डांस का काफ़ी मशहूर हुआ। जिस तरह से हर स्टेप्स का भी उनका ख़ास स्टेप्स है, जो वो अगर ओरिजिनल्स डांस करते हो तो वो दिख जाता है उनका वो मूवमेंट्स का। तो उस तरह से लंबाड़ी का एक बहुत ही सुंदर तरीका है प्रस्तुति में, और काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये। मुझे याद है एशियाड 82 में
हमारे फादर ने, पिताजी ने कोरियोग्राफी किया था ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो उस वक्त लंबाड़ी डांस का सेलेक्ट हुआ, तो सारे 400 लड़कियों से लंबाड़ी डांस करवाया नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में ओपनिंग सेरेमनी में। तो उस तरह से इसकी कॉस्ट्यूम बहुत ही अट्रैक्ट होता है, बहुत ही उसके काम वगैरह सुंदर रहता है और डांस भी सुंदर रहता है और रिदम के साथ चलते हैं। और रहा पुली वेशालू। पुली वेशालू आंध्र प्रदेश का एक आर्ट फॉर्म है और इसमें ख़ास करके आप पुली वेशम, पुली माने वेश, पुली माने टाइगर, टाइगर का पूरा आभरण करना, वो मेकअप करना। देखिए एक कल्पना है, कल्पना नृत्य है ये। टाइगर की उसकी हाल चाल, उसकी रहन सहन, उसकी चलन, उसके एक्सप्रेशन को वो अपनाते हैं। जिस तरह से टाइगर चलता है तो उसको अपना कर उस तरह से उसका डांस फॉर्म होता है। ख़ास करके आंध्रा में बहुत, श्रीकाकुलम, इधर तिरुपति और विजयवाड़ा बहुत पॉपुलर है। अप्पाराव करके एक बहुत बड़े टाइगर के डांस करने वाले बहुत पॉपुलर थे, अभी वो नहीं रहे हैं, लेकिन इतना सुंदर डांस करते थे टाइगर कि ऐसा लगता था कि उनको देख के, उनका डांस देख के, कि सचमुच टाइगर की याद आती है। उसकी हरकतें टाइगर की सारे, जिस तरह से वो सारे करते थे रिदम पे डांस करते हुए। तो उसमें बेस ड्रम और ताशा, एक 4 ताशा और बेस ड्रम बजता है ख़ास करके रिदम पे, और बहुत ही सुंदर एक। अब ये तो यात्रा के टाइम में प्रस्तुति करते हैं, स्टेज पे भी किया है कई शोज़ इसमें। इस तरह से पुली वेशम, और इसका ख़ास ये है माने हंटर, टाइगर और हंटर का दोनों का मिल के डांस रहता है इसमें। टाइगर को हंटर पकड़ने की कोशिश करता, टाइगर बचते रहता और आखिरी में वो टाइगर को मारता है जिस तरह से हंटर से, और या बैठ जाता है, सुनता है कि हंटर की बात। तो इस तरह से इनका प्रस्तुति में रहता था, 2 लोग और म्यूजिशियंस के साथ। और बहुत सुंदर, आजकल तो बहुत काफ़ी लोग करते हैं, मिल के ग्रुप जैसा बनाते हैं। और इनका उसका टाइगर का मेकअप इतना हार्ड होता था उस वक्त, हम देख के बहुत उनको, अप्पाराव जी का मेकअप देखता था मैं स्वयं मेरे बचपन में। कंप्लीट ऑयल पेंट ऑन बॉडी, पूरा ऑयल पेंट करते थे बॉडी पे। बहुत मुझे और बहुत शौक से करते थे वो ऑयल पेंट बॉडी पे। अब तो पेंट आ गया, फेस पेंट आ गया, बॉडी पेंट आ गया, नए नए। उस वक्त तो मैंने 6-6, 7-7 घंटे वो वैसे रहते थे ऑयल पेंट पे। वो पीला कलर और काले रंग के धब्बे शेर के, वो पूरा उस तरह से, और अलग से एक स्पेशलिस्ट रहता था वो पेंट करने के लिए उनके बॉडी को। तो उस तरह से करते थे, और जितना ही वो शौक से करते थे, उसके बाद भी वो डांस का उतना ही मुश्किल रहता था जब ख़त्म होने के बाद उसको उतारना मेकअप को। बाप रे बाप, वो मैंने ऐसे लगता था कि आजकल तो हम थोड़ा मेकअप कर लिए तो निकालने में बहुत ही मुश्किल हो जाता। कुछ ऑयल पेंट उतारना, फिर मिट्टी का तेल से वो पूरा रब करके कपड़े से निकाल के, फिर साबुन, साबुन भी कौन सा, वो 501 उस टाइम का कपड़े धोने वाला साबुन, वो रख के पूरा सर से पूरा वो धोना उनका बॉडी। तो बहुत कभी कभी ऐसे लगता था, ऐसे ऐसे जगह टाइम पे किए हैं वो लोग। जैसे दिल्ली, जैसे ठंड, 26 जनवरी पिताजी के साथ जाते थे, अपना उत्सव में किया उन लोगों ने। तो उस समय इतना मुश्किल रहा, क्योंकि भाई कपड़ा तो नहीं ओढ़ सकते, क्योंकि बॉडी वो टाइगर दिखाना है। तो वो नहीं मानते थे, वो अप्पाराव जी वो थे, नहीं मैं ऐसे करूँगा। और वाकई में वो ठंड में भी करते थे। तो लोगों में इतना अपने खुद के आर्ट के लिए इतना ही लगाव और श्रद्धा, भक्ति, वो प्रेम रहा है
तो हम भी ऐसे ऐसे कलाकारों को देखे तो हम भी सोचते थे आज तो बहुत कुछ मिल रहा है हमें, हम लकी है। लेकिन पुराने लोगों ने कितना उसको बनाया है, उस कितने महान कलाकार, उसको कुछ अवार्ड तक भी नहीं पहुँचे, वो कहीं भी नाम भी नहीं लेते हैं आज कुछ लोगों का, नहीं होता है। तो ऐसा बहुत कभी कभी सुन के ऐसे आर्टिस्ट नहीं रहे। सो आज एक 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 हमारे जुड़ रहे इसमें काफ़ी इस तरह से ये फोक एंड ट्राइबल, और मैं ख़ास करके कुछ तेलंगाना के आर्ट फॉर्म्स भी बताऊंगा, कुछ रिचुअल डांसेस और फोक और भी ट्राइब्स है हमारे। जैसे आपने लंबाड़ी, तो लंबाड़ी डांस एक आज का एक है, तो उसके बारे में मैं बताया आपको। और वैसे ही कोप्पू लंबाड़ी भी कहते हैं, और उसको मथुरी डांस, ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, तेलंगाना में आदिलाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उस जगह पे रहते हैं। ये मथुरास भी, इनका भी, ये भी माइग्रेट हुए हैं, ये मथुरा से आए हैं ऐसे सुनने में आए। ये भी कम से कम 900 साल पुराने हैं ये लोग, और लड़के लड़कियां दोनों मिलके डांस करते हैं इसमें, और शहनाई और नगारा बजता है इनके डांस में, और बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रुप डांस फॉर्म करते हैं। लड़के जो है अंगरखा टाइप रहता है, धोती और पगड़ी बांधते हैं सर में, और लड़कियां साड़ी, और बहुत बड़ा जूड़ा रहता है सर पे, उसके ऊपर से साड़ी की पल्लू आता है, और बीट्स, कहीं बीट्स रहते, कहीं सिक्कों के बीट्स रहते, घुंघरू, इस तरह से वो भी एक मथुरी डांस है। और गोंड एक ट्राइबल डांस है, गोंड गुस्साड़ी कहते हैं हम उसको, डंडारी डांस भी कहते हैं, वो भी आदिलाबाद से। आप देखेंगे गुस्साड़ी डांस जो है पूरे बेल्ट, वहाँ से महाराष्ट्र होते हुए आदिलाबाद से, तेलंगाना से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस तरफ तक ये आपको गुस्साड़ी गोंड मिलेंगे। इनके कई अलग अलग गोंड्स है, इसमें भी इनकी भाषा है अलग। जैसे मथुरी वालों का भी अलग भाषा है, थोड़ा मथुरा से टच रहता है इनका, और गुस्साड़ी का अलग ये गोंड भाषा है। वो लोग उसमें सदर और मुखिया अलग अलग होते हैं, वो काफ़ी प्रचलित है गुस्साड़ी। तो ख़ास करके लंबाड़ी, मथुरी, ये गुस्साड़ी, और एक कोया हम देखेंगे। कोया डांस जो है लड़के लड़कियां मिल डांस करते हैं साथ में। कोयाज आपको खम्मम तेलंगाना में भी है, और उधर थोड़ा आंध्रा में भी है, वेस्ट गोदावरी। ये कोयाज जो है, मेल जो है पगड़ी और बैल के सींग, और बीच में से मोर का पंख और बड़े डोल लेकर वो डांस करते हैं मेल, और घाघरा टाइप का पहनते हैं, और काफ़ी लंबा, एक कम से कम 10 फीट का डोल, और काफ़ी भारी होता है। वो ढोल लेके लड़के डांस करते हैं, और उसके बाद लड़कियां भी उनके साथ शामिल होते हैं, और उनको वो भी बहुत ग्रुप डांस बहुत सुंदर होता है। और उसके साथ साथ मैं कहीं एक सुंदर आपको कुछ तेलंगाना के आर्ट फॉर्म से कुछ बहुत कम रह गए हैं कुछ देखने में अभी बहुत। अभी तो ये सरकार, तेलंगाना सरकार आने के बाद कुछ फोक आर्ट फॉर्म्स को एंकरेज कर रहे हैं, और कुछ लोग फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। हम भी वहाँ एकेडमी में, संगीत नाटक एकेडमी में मैं भी एक एडवाइज़री कमेटी मेंबर था। तो हमारे साथ यहाँ सारे फोक के एडवाइज़री कमेटी, अनूप रंजन पांडे जी, हमारे कुलदीप कोठारी, प्रसन्ना गोगई और शिवानंद, ये सारे लोग, हम लोग कुछ ना कुछ, हम लोग अक्सर मीटिंग में हम भी शेयर करते थे सेक्रेटरी के साथ, चेयरमैन के साथ। तो इस तरह से फोक फॉर्म्स को एंकरेजमेंट मिला, हमने कुछ करने की कोशिश किया।
तेलंगाना में भी हमने चिंदू भागवतम, एक काफ़ी बहुत पुराना, एक 2000 साल पुराना कहते हैं वो, उनकी हिस्ट्री बताते हैं वो लोग। अब चिंदू भागवतम आप देखेंगे, और ख़ास करके तेलंगाना में ही है। भागवतम मेला, भागवतम सब जगह है, कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा आपको, केरला में भी मिलेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास चिंदू भागवतम एक स्पेशली है, जो आधुनिक रंग अपना हल्दी और नेचुरल कलर से मेकअप करते हैं, कुछ मटेरियल से नहीं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं अभी भी, और वेशभूषा खुद साड़ियों से बनाते हैं, और मुकुट और बाजूबंद ये सारे खास करके एक पेड़ से लिया जाता है, उसको पूजा करके उसके आभरण बनाते हैं अलग अलग। खास करके वो पौर्णमी के दिन वो कुछ काटा जाता है और पूजा पाठ करके वो बनाते हैं, और इतने सुंदर तरीके से और तैयार उनमें खुद हर एक कैरेक्टर, और रामायण महाभारत सारे चीज़ पुरानी कथाओं में के ऊपर आधारित करते हैं। बहुत सुंदर, आप 4-4 घंटे देखेंगे इनका थिएटर आप। और खुद ही हर आर्टिस्ट माने बजाता है हारमोनियम और मदल बजाना, तबला, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए। और मज़ेदार बात रहता है कि हर कैरेक्टर चेंज होता है, हर कैरेक्टर को अलग अलग कैरेक्टर कभी करने को मिलता है, तो उसको डायलॉग और गीत के साथ उनको बाय हार्ट रहता है। तो ये काफ़ी विचित्र, कभी कभी मैंने आर्टिस्टों को देखने से ऐसा लगता है कि इनकी मेमोरी पावर कितनी होगी, बाप रे। तो इस तरह से चिंदू भागवतम बहुत ही इतना सुंदर लगता है, और कुछ मैंने बनावटी नहीं है उन लोगों में, कोई बनावटी नहीं है। वो लाइट से परवाह नहीं करते, साउंड की परवाह नहीं करते, भैया यही है, अच्छा सर हम करेंगे, हम ऐसे करते हैं। अगर बैठने के लिए तैयार है तो 4 घंटे से कम नहीं हो सकता उनका, मैंने इतना सुंदर। तो एक तो चिंदू भागवतम बहुत ही पुरानी परंपरा है उनका, और कम से कम ये 700 परिवार है तेलंगाना में। ये अब कारण ये है कि अपना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, सबको दाल रोटी चाहिए, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी करते हुए दूसरा काम करते हैं। कुछ लोग दूसरा काम करते हुए फिर शाम में आते ही फिर अपना कला का प्रदर्शन के चिंतन करते, कुछ रिहर्सल करते। कुछ लोग तो कुछ अलग है, लेकिन कम से कम अभी भी एक 70-80 अच्छे ग्रुप्स चिंदू भागवतम का तेलंगाना में है। तो इसलिए हमने संगीत नाटक अकेडमी से चर्चा करके इनका फेस्टिवल करवाया, मैंने खुद ही मैं ही ऑर्गेनाइज़ किया पूरा करीमनगर ज़िले में, तेलंगाना में। यहाँ से 120 किलोमीटर है हैदराबाद से, वहाँ पर इनका फेस्टिवल करवाया, डॉक्यूमेंटेशन किया, इनकी रिकॉर्डिंग हुई सारे लोगों का। अब तक पहली बार हुआ था ये मैंने 2017 में हुआ इनका फेस्टिवल। एकेडमी ने पहली बार इस तरह से चिंदू भागवतम के लिए बहुत सुंदर तरीके से, उसका कार्ड मैंने ही डिज़ाइन किया, उसका स्केच मैंने ही बनाया, उसका फ्लेक्स डिज़ाइन सारा, क्योंकि उसमें रुचि रखता हूँ मैं इसलिए। और साथ साथ तेलंगाना के आर्ट फॉर्म्स इतने सुंदर है। एक तो पिटल दोरा, मैंने कट्टे तुपाकी, पिटल दोरा मैंने पूरे खाकी वर्दी पहनता है, एक बंदूक, एक ऑर्डिनरी बंदूक रहता है उसके पास, और लगातार बात करता है नॉन स्टॉप। कोई तुकबंदी, कोई सामने कोई जानने वाला बंदा है तो उसके ऊपर मैंने कवित जैसा लड़ी पेश करते जाएंगे वो, तो बहुत ही मैंने हंसा देंगे। मैंने आप कितना टाइम दिए तो उतना टाइम बात करने के लिए तैयार है, और कहीं बोरियत नहीं होगी। और उसके बाद दोमरियाटा जैसे मज़ारी, यहाँ पर भी है ये कम्युनिटी, और वो उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और शारदा गंडलू एक बहुत, ये भी एक अलग ही है, एक तानपुरा और ये लेकर
खास करके औरतें गाते हैं पौराणिक कथा और राजा महाराजों के कथा पर, और इतना भावमुख होकर गाते हुए डायलॉग के साथ, एक्सप्रेशन के साथ इतना सुंदर करते हैं। और आप सुनते जाइए। मैं तो कभी कभी उनको बिठा के मैं सुनता हूँ, उनका कुछ उनका देखने की मैंने आवश्यकता रखता हूँ। मैं तो गाते हैं, मैं फिर कहीं ले जाता हूँ, फिर उनको गवाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि फोक थिएटर से जुड़ा हुआ रहता हूँ ज़मीन से। तो इतना सुंदर गाते हैं वो लोग। और पगटी वेशगालू माने बहुरूपिया, नॉर्थ में वगैरह बहुरूपिया, यहाँ पर भी ये कम्युनिटी है, पगटी वेशगालू बोलते हैं तेलुगु में। तो ये भी बहुत सुंदर जिस तरह से कैरेक्टर चेंज करते हैं और अलग अलग रूप से आते हैं, ये इस तरह से काफ़ी। और मित्तिरी दासरी एक कम्युनिटी है जिसमें कड्डी वाद्यम बहुत ही सुंदर तरीके से माने तंबूरा जैसा बना हुआ, और चार तार रहते, छड़ियों से बजाते हुए मदल बजाते रहते, और एक आर्टिस्ट मंजीरा, और पौराणिक कथाओं में कहते हुए वो गाते हुए और छड़ियों से वो तानपुरे पे छड़ियों से बजाते, रिदम बजाते हुए, और बहुत सुंदर सारी चीज़ गाते हैं। वो एक आर्ट फॉर्म है। अब उसमें कलाकार बहुत ही, एक रामैया करके है, बहुत बुजुर्ग है, अभी वो एक आर्टिस्ट इस काम को अभी भी लेके चल रहे, तो वो एक है। और काफ़ी आप देखेंगे ओग्गू कथा भी एक परंपरा है। ओग्गू कथा ये कथावाचक करते हैं। एक तो बहुत बड़े आर्टिस्ट दो लोग थे, मिद्दे रामुलु गारू और सुख सत्तయ్య, ये दोनों बहुत ही सुंदर ओग्गू कथा बोलते थे। वो नहीं रहे हैं, लेकिन हमने उनका कथा सुनी है। बाप रे, मैंने एक सेकंड में पलट के दूसरा कैरेक्टर कर रहे हैं, एक सेकंड में पलट के दूसरा कैरेक्टर, एक ही मैंने उस तरह से उनकी वेशभूषा, खाली एक चुन्नी से ही मैंने कैरेक्टर चेंज, मैंने यूं करके मुस्टैच लगा देते थे क्लिप वाला, और मैंने एक रावण बन गए, मैंने इस तरह से अब पार्वती बन गए, शिव जी बन गए, और डांस घुंघरू के साथ, और ढोल और मंजीरा, और दो साइड आर्टिस्ट जो कथा बोलते वक्त, और बीच में थोड़ा कुछ चुटकुले भी सुनाना, फिर ताकि ये शुरू से रहा है कि ताकि अलर्ट रहे लोग, चुटकुले सुनाते ही फिर थोड़े अलर्ट हो जाते पब्लिक। तो इस तरह से लेके चलते थे लोगों को, हंसाते थे, हंसते थे, इस तरह से वो जुड़े हुए रहते थे। ऐसे कलाकारों से क्या सीखने को नहीं मिला है, एक से बढ़कर एक फोक थिएटर की, क्योंकि वो ज़मीन से निकले हैं, उस मिट्टी से निकले हैं। अब तो क्लासिकल आ गया, एक परंपरा, वो एक सिस्टम है, लेकिन ये फोक संगीत हो चाहे फोक नृत्य हो, ये पूरे जुड़े हुए हैं। ये अपने आप गायन निकला, अपने आप इनकी हाथ उठी, अपने आप सर हिला। तो इस तरह से कितने सुंदर कलाकार। अब हरिदासु भी थे। हरिदासु मैंने, अब वो गाते हुए अक्षय पात्रा सर पे रखते थे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह आते थे, उनको पैसे या चावल देना होता था। वो आर्ट फॉर्म भी ख़त्म हो गया, नहीं दिखते। अभी धीरे धीरे उस तरह से कम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इस आर्ट फॉर्म को बहुत आगे चलना चाहिए। और ऐसे ही हमारे ख़ास करके रिचुअल डांस, फोक तो है ही है, फोक में हम देखेंगे तेलंगाना में, और डप्पू डांस भी है। डप्पू माने डफ, उधर तमिलनाडु में तप्पटम। तो इस तरह से वो खुद काफ़ी चमड़े के बड़े बड़े डफ रहते हैं। आंध्रा में डफ छोटे रहते हैं, यहाँ तेलंगाना में बड़े डफ रहते हैं चमड़े के। और ख़ुद ये काफ़ी, अभी कुछ लोग सिंथेटिक ये यूज़ करते हैं। मैं जहाँ मेरे अंडर में जहाँ मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, मैं ले जाता हूँ, थोड़ा बहुत उनको लाइनिंग का करता हूँ। उनको ख़ास करके कॉस्ट्यूम और
डफ लेदर का रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं इस बीच में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अक्सर बचपन से देखा, हम तेलंगाना का ही नहीं, पूरे दिल्ली में ही रहा हूँ, वहाँ पर भी, और एकेडमी के ओर से मैं नॉर्थ ईस्ट भी, ऑक्टिव फेस्टिवल्स, वहाँ इंस्टेंट स्केचिंग किया। मैं रतन श्याम जी के साथ अंडर उनके साथ भी काम किया, फोक एंड उस पर मणिपुरी फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के साथ मैं जुड़ा रहा। 10 दिन मैं मणिपुर इम्फाल में रहा हूँ। तो रतन श्याम जी सारे उनके आर्ट फॉर्म्स वगैरह एक्सप्लेन करते थे। तो मुझे बहुत सी चीज़ें, उधर दुलाल राय जी, इधर बंसी कौल जी के साथ भी थिएटर के हमारे काफ़ी बहुत, ये सब मैं गुरु मानता हूँ इनको। फोक उससे और थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, और डांस से। ऑफ कोर्स मेरे डांस के महाराज जी तो मेरे है ही है, लेकिन इन लोगों को मैं आदर करता हूँ, क्योंकि इनकी अनुभव बहुत सुंदर है। इन्होंने उस तरह से काम किया है। और अब कुलदीप भाई के फादर कोमल कोठारी जी ने इतना काम किया है, फोक पे, संगीत पे, लोक नृत्य पे इतना कलेक्शन है उनका, इतना बहुत कुछ किया है। उन लोगों को देख के, उनका काम देख के कुछ सीखने को, हम कुछ करें, हम जुड़े हुए रहते, क्या कर सकते, क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फोक आर्ट फॉर्म्स भाषा से तो पता चलता है कि किस भाषा से गा रहे या क्या है। प्रांत पता चलने के लिए फोक आर्ट फॉर्म जो है अपने आवरण से पता चलता है ये किस फॉर्म का है, ट्राइब्स हो या फोक हो। तो ये फोक फॉर्म्स क्या हो रहा है धीरे धीरे, जैसे ये जोन्स में परफॉर्म करते हैं, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन जो जाते हैं, कुछ कलाकारों जो है एक दूसरे को देख के कुछ स्टेप्स चेंज कर दिया, कुछ कॉस्ट्यूम करे, वो पहनने से बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी पहन लेते, तो उससे उनकी आइडेंटिफाई जाता है। और हमने कई बार देखा है, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मैं कहाँ तक रोकेंगे इनको मूवमेंट्स। कोई ऊपर चढ़ने का है तो वो चढ़ रहे ऊपर, हम भी ऊपर चढ़ के फिर लास्ट में एक फ्लैग का उठा के कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि अपने ट्रेडिशन, उसकी पहचान, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसको ख़त्म नहीं करना, उसकी पहचान वही है। अगर हम पूरा चेंज करेंगे तो क्या रहेगा। अगर ज़मीन वही है, कथक हो, अगर क्लासिकल आर्ट फॉर्म भी, महाराज जी भी कहते थे कि अपने ज़मीन नहीं छोड़ना कथक में, तुम कुछ भी कंपोज करो लेकिन ज़मीन मत छोड़ो। तो इस तरह से फोक का जो ओरिजिनलिटी आर्ट फॉर्म है, हमारे फादर भी बोलते थे, ख़ास करके हमारे उनकी बुला की नथ क्या पहना है, कान के क्या है, एक चीज़ अगर वो नहीं रहे, अब उनका कोई भूल गए, लाए नहीं, तो उसका अल्टरनेट या नहीं तो वो आना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने उनको देखा है, तो हमने बहुत कुछ सीखा पिताजी से, फोक थिएटर में किस तरह से काम करना चाहिए और क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो ये मैं कहता हूँ कि इसकी भाषा, वेशभूषा है लोक नृत्य का। रिदम से, धुन से पता चलता है, पंजाबी का पता चल जाएगा, गुजराती का पता चल जाएगा आपको। ऐसे कुछ मैंने टिप्पणी है कि थोड़ा धुन शुरू करते ये फलाने का है, आज आम लोगों तक भी पहुंच गया, और एक फिल्म के माध्यम से भी कुछ ट्यून्स कुछ लिया है, तो अरे पंजाबी धुन बज रहा है, तो ऐसा हुआ। तो ये क्यों आकर्षित हो गए वो ट्यून। तो कॉस्ट्यूम्स भी, चाहे तो हम लोग जितने भी हमारे फोक के, हमारे काफ़ी लोग इधर कर्नाटक और उस तरह से सोचते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि उसको पकड़ के रखना। जैसे अनूप रंजन जी बस्तर बैंड को लेके चलते, कितना उसमें शानदार, कितना सुंदर लगता है उनकी प्रेजेंटेशन। कुलदीप जी भी वहाँ पर राजस्थान से कोशिश कर रहे हैं अपना, इधर शिवानंद जी, उधर प्रसन्ना जी, ऐसे कुछ लोग हैं हर एक स्टेट में जो उसको पकड़ के चल रहे हैं। उससे एक प्रोत्साहन, कलाकारों में प्रोत्साहन हमने मिले, हमारे फादर के फेस्टिवल में भी वहाँ से भी बुलाए, तो उनसे मिले हैं, तो लगता है ऐसे कितने कुछ कलाकार भी बहुत सुंदर कलाकार है, ऐसे कलाकार है वो
कि क्या बताएं, उनका काम इतना सुंदर है। तो फिर हम वापस आते हैं तेलंगाना का। एक ख़ास दो हमारे सरकार ने दो रिचुअल आर्ट फॉर्म्स, जैसे फेस्टिवल्स को गवर्नमेंट के घोषित किया है। एक तो दशहरा और बोनालू। बोनालू एक श्रावण महीने में, जुलाई में ऐसे आता है। ये माँ काली के रूप का फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल जब प्लेग, जब गत्तर प्लेग जो व्याधि आया है, एक 200 साल पुराना, 250 साल या 200 साल, ये उज्जैन से काली माता को लेके आके यहाँ गोलकोंडे में स्थापित किया है कि ये प्लेग से बचने के लिए। किसी ने कहा है लश्कर मैंने मिलिट्री एरिया में कि आप उज्जैन जाके वो काली माता को यहाँ लाइए और यहाँ आप प्रे करने से ये चला जाएगा। तो उस वक्त लाया गया, वहाँ स्थापित किया गोलकोंडे में। ये श्रावण के महीने में पूरा महीना एक हफ्ता संडे के दिन ही होता है। पहला गोलकोंडे में होता है, उसके बाद सिकंदराबाद होता है, उसके बाद हैदराबाद होता है, 3 हफ्ते में। तो देवी माँ का जातरा, और जो मन्नत मांगते हैं वो अपना खाना बना के और पॉट में वो डेकोरेटिव करके, वो लेडी खुद भी अपने आप में वो सर पे रख के और बैंड बाजे के साथ मंदिर जाते हैं, देवी माँ के मंदिर पे। तो ये एक ख़ास करके एक फेस्टिवल है बोनालू। और दूसरा एक बहुत ही सुंदर तेलंगाना का ही है ये आर्ट फॉर्म, दशहरा के टाइम पे होता है बतकम्मा। जैसे आपने गुजरात में देखे हैं, आप हम गुजरात बोलते हैं, हमारे योगेश भाई याद आ रहे हैं गढ़वानी, बहुत भी वो खुद भी सुंदर गाते हैं। गुजरात में जैसे डांडिया रास नवरात्रि में 9 दिन डांडिया चलता है, वैसे बतकम्मा दशहरे के टाइम पे 9 दिन यहाँ नवरात्रि में डांस चलता है। अब वो कैसे चलता है, वहाँ डांडिया चलता है, डांडिया के साथ यहाँ पूरे फूलों से पूरे सजाते हैं। फूलों की थाली जो जिस तरह से शिखर जैसा बनाए हैं, उसको पानी में जाके विसर्जन करते हैं आराम से। जैसे पानी के ऊपर रख के थाली नीचे से हटा देते हैं, तो वो पानी के ऊपर चलते रहता है, फ्लोटिंग होते रहता है वो फूल वो नदी में। तो लाइट पूरे सबके बतकम्मा उसके ऊपर दिया होता है। तो उसके ऊपर जिस तरह से इतने वो नदी में सारे दिए, हज़ारों दिए, और ऐसा दिखता है कि ये क्या माने आकाश नीचे आ गया, क्या तारे नीचे आ गया, ऐसे लगता है। इतनी सुंदर लगता है नवरात्रि के टाइम पे। अब बतकम्मा ये फेस्टिवल कोई और स्टेट में ये बतकम्मा नहीं है। डांडिया तो पॉपुलर हो गया, अब सभी लोग डांडिया करते हैं नवरात्रि के टाइम पे, बट बतकम्मा ख़ास करके ये तेलंगाना एरिया में ही हमारे पास होता है। और सुंदर भावमुख गाने तो मैंने बताया था, मैंने रिश्ते के, अपने घर के रिश्तों के, भाई बहन के, और लड़की ब्याह होने के बाद जो जिस तरह से घर छोड़ते वक्त गाते हैं, तो सारे सुख दुख की कहानी उसमें जुड़े हुए रहते हैं। और राम कृष्ण की तो कथा ही है, वो भी चलता है, शिव जी के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के। जो गाने ऐसे होते हैं जो सीख मिले लोगों को सुन के। जो प्यार नहीं करता है घर से या उससे, उसको प्यार मिले। तो इस तरह से तो ये कैसे ब्रतुकम्मा मीन्स माँ तुम जियो, उसका मतलब कैप्शन का मतलब है बतुकम्मा का। ब्रत को माने तेलुगु में जियो, अम्मा माने अम्मा तुम जियो। तो उसका मतलब ये है ट्रांसलेशन में, थोड़ा कहने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ यही है। और उस तरह से रिचुअल डांस, खैर गोबिल्लू, कोलाटम तेलंगाना में भी है। अब धीरे धीरे ये आर्ट फॉर्म्स कम हो गए, और 12 मेटलू वो एक आर्ट फॉर्म है जो
एक तारे से गाते हुए बजाते हुए कथा बोलते हैं। तो बुर्रा कथा माने जो तानपुरे के साथ कथा बोलना, वो भी एक प्रचलित है इसमें यहाँ पर। अब मैं कुछ आंध्र प्रदेश के कुछ ख़ास करके मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे इसकी कहानी ऐसा सुनने में जल्दी थोड़ी फास्ट में बताता हूँ। एक राजा थे, कई साल कितने 100 साल पुराने या 400-500 साल पुराने। उनके बच्चे एक भी बच नहीं रहे थे। तो ऐसा हुआ कि तो सारे लोग पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो रहा था, बच्चे का, राजा के बच्चों का। तो फिर राजा ने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत ये किए। तो भगवान शिव और पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि इनके राजा के सारे बच्चे एक एक मर रहे, क्यों ऐसे, क्यों, ये बच्चे को कैसे भी बचाइए, इसके नहीं होना चाहिए। सारे गांव वाले प्रे कर रहे राजा, क्योंकि वो राजा इतने अच्छे थे। तो उस तरह से वो प्रे कर रहे थे। वो जो लास्ट 16वां बच्चा वो जिंदा रह गया था। तो गांव पूरा जश्न बनाया गया। तो कहते हैं कि आकाश से फूल का वर्ष हुआ है, फूल का वर्ष हुआ है, फूल का वर्ष हुआ। तो जिधर फूल गिरे उधर उन्होंने ऐसे गोल गोल बनाया, शिखर जैसे बनाते गए औरतें मिलके, और गाना बजाना किया है। और वो खास दशहरा के टाइम पे ही हुआ है ऐसा कुछ। तो उन्होंने मन्नत किया है, प्रेरणा की है, ये नवरात्रि में हम 9 दिन ये फूलों से सजा के माँ तुम जियो, वो लड़की पैदा हुई थी राजा को, माँ तुम जियो करके, वो उस तरह से वो परंपरा चली है दशहरा में। और उसको पानी में बहाते हैं और तैरते हुए उसके ऊपर, मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा, हज़ारों बतकम्मा एक टाइम पे दिखते थे और सुंदर गाते थे। गांव के औरतें इतने अच्छे गाते थे, सिर्फ रिदम नहीं रहता उस पर, सिर्फ क्लैप्स रहता बतकम्मा में, नो रिदम, ओनली सिंगिंग। और एक लेडी गाएगी, सारे लोग रिपीटेशन करेंगे उसमें। तो बहुत ग्रुप कोरस, ग्रुप सिंगिंग, इतना सुनने में इतना अच्छा लगता है कि क्या कहें। तो ये चीज़ें है थोड़े बहुत अभी भी। और मैं आंध्र प्रदेश की बात कह रहा हूँ। कुछ जैसे आंध्र प्रदेश में भी हरी कथा एक बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है। अच्छा, खुद डायलॉग डिलीवरी, बीच में चुटकुले और क्लासिकल गाते हुए अच्छा खासा, और डायलॉग बोलते हुए हरी कथा, नाम ही हरी कथा है, कथा बोलते हुए वो आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करते हैं। और राम अलग अलग कथाओं पे 1.5 घंटा 2 घंटे से कम नहीं करते वो लोग, हरी कथा। और बुर्रा कथा भी है। और एक कुछ हरिजन्स करते हैं गरडी नृत्यम, गरड नाट्य। आप देखेंगे 50 से 80-70 लोग मिलके पैर में बड़े बड़े छल्ले, रिंग्स, 15 एक पैर में छल्ले, माने नीचे के पैर के घुटने के ऊपर तक, पंजे से लेकर घुटने के नीचे तक लगभग 1 से लेकर 15 तक छल्ले बड़े बड़े, उसमें छर्रे रहते, 2 कपड़े बांध के उस छल्ले को डाल लेते हैं, रिंग्स जैसे रहते हैं। और सुंदर वो पूरे 60-70 लोग घेरा डालते हैं, बीच में डंका टाइप बहुत बड़ा ड्रम रहता। एक व्यक्ति विजिल लेके कथा बोलते हुए, वो कोई राजा का हो या विप्लवकार का हो या क्रांतिकार का हो या शिवाजी का हो, या माने अलग अलग कहानियाँ हो, और राम का हो, और पूरे ग्रुप डांस करते हुए वो छल्लों से उछलते हुए रिदम में सर्कल में घूमते रहते। मैं समझता हूँ एक पैर का वो नॉट लेस देन 8 से 10 किलो में, 8 किलो से कम नहीं रहता एक पैर में। आप सोचिए कितना, माने 15 किलो एक आदमी, इतने छल्ले। तो इस तरह से बहुत ही वो गरडी नृत्यम बहुत ही सुंदर है वहाँ का। और डप्पू भी, वहाँ भी डप लेके करते हैं। और ख़ास करके एक दिमसा,
अరకు वैली में है, आंध्रा के अपर पे पहाड़ी इलाके में। दिमसा बहुत चैन टाइप पूरी जैसे जंजीर के टाइप में ही पूरे डांस करते हैं, उसमें शहनाई और नगाड़ा बजता है। सारे लड़कियां ही खास करके डांस करते हैं इसमें। और ये इसमें बुट्टा बोम्मलू मैंने ये बैम्बू से मैंने खिलौना बनाते हैं बहुत बड़े, और आदमी पहन के अलग अलग शिव पार्वती अलग अलग के उसके ऊपर भी डांस करते हैं उनका। और पुलुवेशाल तो हमने सुना ही होगा, यक्षगान भी है उनका। और एक वीरनाट्यम माने एक जैसे सोल्जर्स को एक प्रेरणा देते हुए कागड़ों के साथ करते हैं, वो एक फोक फॉर्म है वीरनाट्यम। और बुट्टा बोम्मलू और कोया वहाँ पर भी है, वेस्ट गोदावरी में भी। अब तो इस तरह से कुछ आर्ट फॉर्म्स ट्राइब्स भी थोड़ा उधर इधर है, कोयास। तो मैं जहाँ तक सारे फोक आर्ट फॉर्म्स का मैंने चर्चा किया आपके साथ, और टेम्पल डांस का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ आज जुड़ गया हूँ मैं कुछ कह सकूँ, और मैं हर जगह ट्राइब्स का जो भी फेस्टिवल्स हुए हैं मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिखाऊँ मैं आपको। एक तो आप आई डोंट नो हाउ फार यू कैन सी, ये खूबा नागा ट्राइब है, स्केच आप देखेंगे। ये कोया तेलंगाना का, ये लंबाडी डांस तेलंगाना का, ये गुस्साड़ी, ये सब मैंने बनाया, अभी थोड़ी देर पहले स्केच किया इस खास करके इस इंटरव्यू के लिए। और ये मथुरी, और ये तप्पेटगुंडलू, ये आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से कुछ आर्ट फॉर्म के मैं, ये ओग्गू कथा, ये ओग्गू डोलू, या तो इस तरह से मैं फोक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फोक का काम ही फोक कलाकार से। और अभी कुछ टी.एन. कृष्णन, ये लॉकडाउन के टाइम में चेन्नई टी.एन. कृष्णन जी के एसोसिएशन से, चेन्नई से शिवानंद जी और हम लोग मिलकर कुछ कलाकारों को मदद करने की कोशिश किए। कुछ आर्थिक उससे, कुछ कलाकार जो तकलीफ़ में थे उन लोगों को कुछ, ख़ास करके सुरभि थिएटर भी एक आप देखे होंगे, सुरभि नाटक का बहुत पॉपुलर प्रचलित है सुरभि थिएटर, और उन लोगों को भी मदद किए। और कुछ तेलंगाना के आर्टिस्ट भी। सुरभि एक कंपनी है जो बहुत ही टेक्निक, माने उनके सारे परिवार के लोग टेक्निक, लाइटिंग, सेट्स, मेकअप, ड्रेसिंग, गाना, म्यूज़िक सब खुद ही करते हैं। सारे कर्टन्स पूरे माने रामायण महाभारत पूरे सारे माने नेचुरल फिल्म के जैसा रहता है। जैसे गदा से माने दुर्योधन ने मारा तो गदा माने यहाँ से वहाँ तक जाना, तो ये तीर जाना, स्टेज पे रियलिटी ब्लास्ट होना, माने हनुमान ने लंका जलाए तो पूरा स्टेज जलता है, तो उसके बाद मैंने बुझता भी है। तो इस तरह से टेक्निक यूज़ करते। सुरभि कंपनी बहुत सुंदर, उनका काफ़ी परिवार है। यहाँ भी हैदराबाद में भी थिएटर है उनका, और आंध्रा में भी है काफ़ी लोग वो लोग। तो इस तरह से हमने कुछ लोगों को काम से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे चिंदू भागवतम का भी कुछ काम करते हम लोग। सुनील जी भी भोपाल से भी, उनकी भी बहुत हमें मदद मिलती है। बहुत ही अच्छी के थैंक यू बहुत। आपको सुंदर लगा, अच्छा लगा, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कोकोनट थिएटर का, सारे परिवार का,
चाय वाय रंगमंच का, तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन लोगों ने याद किया मुझे और फोक के बारे में मुझे जो भी मेरी, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता हूँ, थोड़ा बहुत गाता हूँ। खैर कथक तो मेरा फुल टाइम काम है, बट इधर फोक ट्राइब्स को भी देखते हुए मेरा अपना काम करते रहता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे अनुभव अच्छा लगा और मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।